रमना बीबी। वो जी शादी बीबी बाहर अपनी कार में बैठी हैं, कह रही हैं कि आप राबी और सुमेरा बीबी जल्दी से आ जाएं, ज़रा बाजार तक चलना है। फजलू ने आकर बताया। वो सब तो उसके इंतज़ार में पहले से तैयार बैठी थी। उठ खड़ी हुई। शादी ने उन्हें सुबह फ़ोन पर अपने प्रोग्राम के बारे में बताया था। डैडी मामा हम लोग शादी के साथ जा रहे हैं, रमना ने बताया। फिर वो राबी और सुमेरा बाहर चली गई। शादी कार में मुंतज़िर बैठी थी और टेप चलाकर गुनगुना रही थी। वो उन्हें देखकर खुशदिली से मुस्कुराई और हाथ मिलाया। हेलो शादी, आज मूड तो बहुत खुशगवार लग रहा है तुम्हारा। क्या बात है, क्या फराज भाई वापस आ रहे हैं? रमना ने फ्रंट सीट पर उसके बराबर बैठते हुए छेड़ा। राबिया और सुमेरा पिछली सीट पर बैठ गईं। अरे अरे, मेरी रमना तो नजूमी हो गई है। वो हंस दी। वैसे खबर ही ऐसी है कि तुम्हें ये सुनकर बहुत खुशी होगी कि फराज की पोस्टिंग फौरी तौर पर लाहौर कर दी गई है। अभी चंद घंटे पहले मुझे इतला मिली है। वो बेहद खुश नजर आ रही थी। फराज परसों तक आकर चार्ज संभाल लेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों की जबरदस्त दावत कर दी जाए। वो रमना को देख कर बोली। अरे वाकई, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है तुमने। भाई बहुत बहुत मुबारक हो, राबिया ने खुश होकर कहा। हाँ, खबर तो वाकई अच्छी है। अब खुदा करे कि अकबर और साकिब भाई भी किसी तरह यहाँ वेस्ट पाकिस्तान में आ जाएं, तब ज़्यादा खुशी होगी। अल्लाह उन्हें अपनी हिफाजत में रखे। अच्छा, अब आप लोग ये बताएं कि आपकी क्या खातिर की जाए। बताओ रमना, शादी ने कार मोड़ते हुए पूछा। भाई हम तो तुम्हारे हाथों में हैं, जहाँ मर्जी आए ले चलो और जो दिल चाहे खिलाओ पिलाओ, रमना ने दरवेशाना अंदाज में कहा। चलिए फिर आज सेलियोस का आज चिकन कॉर्न सूप ट्राई करते हैं। जल्द ही शादी ने कार होटल में रोक ली। फिर वो अंदर हाल में पहुंच गई और एक तरफ मुनासिब सी जगह मुंतखब करके बैठ रही। फिर पुरतकल्लुफ़ खाना खाते हुए वो दिलचस्प गुफ्तगू करने लगी। शादी के रोए रोए से खुशी छलक रही थी। वो तुम्हारे वकार साहब को भी नजर नहीं आते, क्या शहर से बाहर गए हुए हैं? शादी ने पूछा तो रमना ने सर उठाया। हाय नहीं, वो बेचारे तो आजकल बहुत मेहनत कर रहे हैं। अपने दोस्त के यहाँ हर वक्त पढ़ाई में मसरूफ रहते हैं। खुद मुझसे भी बहुत कम मुलाकात होती है, रमना आइसक्रीम खाते हुए बोली। पता है, पहले तो मेरा इरादा हुआ था कि उन्हें और अयाज को भी खाने पर इनवाइट कर लूं, लेकिन फिर मैंने सोचा आज सिर्फ अपनी सहेलियों की दावत कर दूं। हाँ, न्याजी के आने पर उनके दोस्तों को भी मदऊ कर लूंगी। शाजी तौबा करो, शुक्र करो वकार को इनवाइट नहीं किया, वरना वो तो होटल का नाम सुनते ही हमें डांटने डपटने लगते कि शरीफजादियाँ, अच्छे खानदान की लड़कियाँ ऐसी जगहों पर नहीं जाती। मैं कभी कभार साकिब या अयाज के साथ कोई स्टेज शो देखने या खाने खाने चली जाती हूँ, तो वकार को इस कदर गुस्सा आता था कि कई कई दिन वो बात नहीं करता था, रमना ने कहा। अच्छा, अरे ये क्या? एकदम शादी के मुंह से तहय्युर आमेज आवाज़ निकली। फिर वो हैरान होकर सामने की सिम देखने लगी। रमना उसकी तरफ कुछ थी। राबिया और सुमेरा भी बेतहाशा चौंक गईं। सुमेरा ने जैसा घबरा कर बेख्तियार होकर राबिया का हाथ पकड़कर दबाया और फैमिली केबिन में से बाहर निकलते हुए जोड़े को आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। हैं, वकार? हाँ, वो वकार ही तो था, जिसके साथ बहुत मॉड और फैशनेबल लड़की थी। उसने डार्क ग्रीन मैक्सी पहनी हुई थी। कटे और रंगे हुए सुर्खी माइल ब्राउन बाल शानों पर लहरा रहे थे। वो दोनों किसी बात पर हंस रहे थे। वकार के चेहरे पे खुशियों का अक्स था। वो हर वक्त जले भुने तेवर माथे पर बल डाले हुए अक्खड़ वकार से कहीं मुख्तलिफ नजर आ रहा था, खलंडरा सा। अचानक उस लड़की के हाथ से पर्स गिर गया तो वकार ने झुककर उठाया और फिर लड़की के कांधे पर लटका दिया। लड़की ने हंसते हुए वकार का बाजू थाम लिया और झूमती झामती बाहर चल दी। शाजी और राबिया को तो जैसे सख्ता हो गया। वो मुंह खोले बैठी थी। सुमेरा तो सांस रोके जर्द हुई बैठी थी। ए हे, ये तुम सबको क्या हो गया है? भला इतने गौर से किसे देखा जा रहा है? रमना ने मुड़कर देखना चाहा तो राबिया घबरा गई। उफ, ये तो गजब हो जाएगा। खुदा जाने रमना पर वकार और योबा को देखकर क्या रद्द-ए-अमल होगा। कुछ भी नहीं है रानी, तुम जरा देखना तो सही मेरे हाथ में क्या चुभ गया है। उसने जल्दी से अपना हाथ बढ़ाया। मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। रमना झुककर हाथ देखने लगी, उंगली से टटोलने लगी। उसे मसरूफ देख कर राबी ने चोरी चोरी मुड़कर देखा। वकार और लड़की बाहर जा चुके थे। उसने सुख का सांस लिया। शुक्र है रमना ने उन्हें नहीं देखा था। अच्छा, कुछ नहीं तो फिर मेरा वहम ही होगा। राबिया ने रमना के हाथों से अपना हाथ खींच लिया तो रमना को अजीब नागवार खामोशी का एहसास हुआ। हैं शाजी, सुमेरा, ये तुम लोग अच्छे भले हंस रहे थे, फिर यकायक गुमसुम क्यों हो गए हो? और अभी तुम सब किसे देख रहे थे? रमना ने शक्की नज़रों से देखते हुए पूछा तो वो जैसे ख्वाब से जाग उठी। किसी को भी नहीं देख रहे थे हम। दरअसल वो हमारे एक करीब के मिलने वाले थे। वो भी वकार की तरह बहुत सख्त मिजाज हैं और लड़कियों से दोस्ती होटलिंग वगैरह को बिल्कुल पसंद नहीं करते। लेकिन अभी अभी मैंने उन्हें एक बहुत ही मॉडर्न लड़की के साथ फैमिली केबिन से बाहर निकलते देखा तो मैं उनके दोगलेपन पर शशदर रह गई हूँ। बज़ाहिर ऐसे लोग कितने पारसा, मासूम और नेक बनते हैं। लोगों के सामने पारसाई और शराफत का इमेज बनाकर पर्दों में गुल खिलाते हैं। उनकी असलियत बिल्कुल बरअक्स होती है। शादी ने अफसरदा होकर कहा। उसकी आंखें भर आई थीं।
पागल हुई हो क्या? ख्वामखा किसी फजूल आदमी की खातिर अपने कीमती आंसू ज़ाया कर रही हो। यार, लानत भेजो ऐसे कमीने जलील शख्स पे। रमना ने अनजाने में अपने ही महबूब को कोस डाला था। वो मुंह बनाकर बोली, हाँ शादी, तुम वकार की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहो। वो ऐसा घटिया इंसान हरगिज नहीं है। रमना ने वसूख से कहा, नहीं रमना, ये मर्द बड़े धोखेबाज और बदफितरत होते हैं। कभी भी इनकी बातों का एतबार नहीं करना चाहिए। मेरा भाई वकार भी एक अदना और घुटे हुए जहन का तंग नज़र इंसान है। सच पूछो तो मुझे वकार पर अब बिल्कुल एतबार नहीं रहा। सुमेरा झंझलाहट भरे अंदाज से बोली, आंखों में आंसू थे। आज भाई का नया रूप जो देख बैठी थी। रमना चुकन्नी सी हो गई। हैं सुमेरा, क्या बात है? क्या वकार से तुम्हारी लड़ाई शड़ाई हो गई है? कमाल है भाई, पहले शादी रो रही थी, अब तुम्हारी आंखों में आंसू हैं। अरे राबी, आप भी रो रही हैं, क्या हुआ है? मुझे भी तो कुछ बताइए। वो घबरा कर रह गई। चलो शादी, घर चलते हैं। मज़ा तो किरकिरा हो गया है। सभी डिप्रेशन की कैफियत से दो चार थे। फिर वो हैरान और उलझी हुई रमना को लेकर घर आ गए। शादी की तबीयत ऐसी मकदर हुई कि वो उन्हें ड्रॉप करके घर चली गई। चलो शादी, घर चलते हैं। मज़ा तो किरकिरा हो गया था। सभी डिप्रेशन की कैफियत से दो चार थे। फिर वो हैरान और उलझी हुई रमना को लेकर घर आ गए। शादी की तबीयत ऐसी मकदर हुई कि वो इन्हें ड्रॉप करके घर चली गई। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि बेचैन सी रमना का सामना कर सके। उसे तो अपनी अजीज अनजान सहेली का मुस्तकबिल बेहद तारीक नजर आ रहा था। तभी रमना को उसके वालिद अरशद साहब ने अपने कमरे में बुलवा लिया। राबिया और सुमेरा अपने बेडरूम में आ गईं। दोनों काफ़ी परेशान थीं। हाय, अब क्या होगा राबी? रमना किस तरह वकार की बेवफाई का सदमा बर्दाश्त कर पाएगी? मैं तो कई दिनों से महसूस कर रही थी कि वकार भाई का रवैया, उनके तौर तरीके बदलते जा रहे हैं। वो हर वक्त बने ठने रहने लगे हैं। रात गए तक घर से गायब रहते हैं। पढ़ाई का तो महज बहाना है। राबी, आपने पहचाना होटल में उनके साथ योबा थी? सुमेरा जैसे फट पड़ी। हाँ, मैंने तो फौरन उस जलील चुड़ैल को पहचान लिया था। राबिया हकारत से बोली। सुमेरा, मैंने तो तुम्हें वहां नवाबपुर में ही कह दिया था कि तुम अपने बोंगे अहमक भाई को उस पर कटी का बोतरी से दूर ही रखो। पढ़ाई का बहाना करके उस योबा के साथ खूब गुलछुड़े उड़ाए जा रहे हैं। वैसे ये विक्की हम सबको कितना डांटते डपटते थे कि तुम लड़कियां बहुत बेहिजा और बेबाक हो गई हो। तुम्हें सैर सपाटे और होटलिंग से फुर्सत नहीं मिलती। अब खुद उस देसी मेम के हाथों में हाथ डाले किस दीदा दिलेरी से घूम रहे थे। राबिया ने कहा तो सुमेरा उठ खड़ी हुई। राबिया बाजी, इससे पहले कि पानी सर से ऊंचा हो जाए, बेहतर यही है कि मैं अम्मी को सब कुछ बता दूं। शायद वो वकार को समझा बुझाकर रास्ते पर ला सके। सुमेरा ने कहा। तभी रमना अंदर चली आई। राबी, राबी, विक्की पढ़कर वापस आ गया है। वो अपने कमरे में है। मैं जरा उसके पास जा रही हूँ। रमना ने कमरे में झांक कर बताया, फिर वहीं से वापस पलट गई। लो देखो, इस लड़की की दीवानगी देखो। हाय राबी, अब क्या होगा? वकार भाई, खुदा ही समझे तुमसे। सुमेरा ने भाई को कोसते हुए सर पकड़ लिया। रमना ने आहिस्ता से पर्दा हटाकर वकार के कमरे में झांक कर देखा। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने स्टूल पर बैठा कोई गीत गुनगुनाते हुए अपने बालों को ब्रश से सेट कर रहा था। वो कभी दाएं तरफ गर्दन मोड़ता और कनखियों से आईने में देखकर बालों को जमाता, फिर बाएं तरफ गर्दन घुमाकर खुद को जांचता। वो बगौर खुद को देखता रहा। रमना उसकी महवियत को हैरत से देखने लगी। वो तो हमेशा अपने हुलिये से इस कदर बेनियाज रहता था, फिर अब ये एहतमाम हो रहा था तो किसके लिए? यह तब्दीली, ये अचानक इनकलाब कैसा? वो कब से खुद पसंद हो गया था। बेकार है, सब कुछ बिल्कुल बेकार है। विक्की जान, अगर तुम ये हार सिंगार, ये सजावट मेरे लिए कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है मुझे इस तरह रिझाने का, क्योंकि रमना बदनसीब ने तो तुम्हें बहुत पहले पसंद करके दिल के नहा खानों में छुपा लिया था। अब तुम जैसे बगलों शगलों हो, दिलो जान से कबूल हो। वो शरारत से जोरदार ठंडी सांस लेकर बोली और सामने आ गई। ईमान से, वकार, मैं बड़ी देर से तुम्हें संजते संवरते देख रही हूँ। ये तुम शौकीन मिजाज कब से हो गए हो? रमना की आवाज़ सुनकर वकार चौंक गया, फिर उसकी तेवरी चढ़ गई। सुनो रमना, मैं ये बदतमीजी की हद तक बढ़ी हुई बेतकल्लुफी पसंद नहीं करता। तुम मेरे कमरे में बगैर इजाजत क्यों दाखिल हुई हो? वो आग बबूला हो गया। वाह, तुमने तो आज अजीब और नई बात की है। वो आंखें फाड़ कर बोली। अगर मैं इजाजत लिए बगैर आई हूँ तो तुम भी तो मुंह उठा के दंदनाते हुए मेरे कमरे में आ जाते हो। कभी तुमने मुझसे इजाजत ली थी? उसके नए हुक्म से वो झंझला गई। खैर, आइंदा मैं तुम्हारे कमरे में इस तरह नहीं आऊंगा, और तुम भी बगैर पूछे मेरे कमरे में कदम मत रखना। वो रोके अंदाज से बोला। क्यों? तुम मेरे कमरे में क्यों नहीं आओगे? विक्की, क्या तुम अब तक मुझसे नाराज हो? वो सामने आ गई। वकार उसे गौर से देखने लगा। निगाहों में ठंडक सी रची थी। देखो रमना, तुम्हारी ये आदत बहुत बुरी है, निहायत काबिल नफरत है। तुम तो लेस होकर रह जाती हो, चिपक जाती हो। वो उकताई अंदाज में बोला। अच्छा, तो तुमसे चिपकती हूँ ना, और किसी से तो नहीं चिपकती। वो दीवानी उसका हाथ रुखसार से लगाकर बोली। कच्चे जहन पर कुंदा, ये बचपन के नक्श तो बहुत ही गहरे थे। खैर, अब ये सब तो ना कहो। बेचारे तुम्हारे साकिब मरहूम की रूह को तकलीफ पहुंचेगी। वो मुस्कुराकर सफाकी से बोला तो रमना का रंग बदल गया। जर्द होने लगी वो। हाय, साकिब की रूह को? तौबा, खुदा ना करे, ये क्या बक रहे हो तुम? वो सहम ही तो गई। अल्लाह जाने अगले चंद लम्हों में ये अजियत परस्त शख्स क्या खबर दे तो वो हमें उचकाता सामने आ गया।
ओहो, लगता है तुम्हें कुछ नहीं पता। यकीनन तुमसे ये खबरें खास तौर पर चचा जान ने छुपाई होगी और घर के सब लोगों को मना किया होगा कि रमना को मत बताना कि ईस्ट पाकिस्तान में ज़बरदस्त जंग शुरू हो गई है। वहाँ के हालात तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। वो रियाज के बहनोई कर्नल बशीर है ना, वो तो आज बता रहे थे कि साकिब को जहाँ भेजा गया है वहाँ से उसका जिंदा लौट आना तो क्या, उसकी लाश भी वापस नहीं आने की इंशाल्लाह। वो जहरीले अंदाज से बोला तो वो लरस कर रह गई। रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सी लहर उठी तो वजूद कपकपा उठा। विक्की, विक्की, तुम्हें ऐसी संग दिलाना बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए। खुदा न खास्ता अगर ऐसी कोई बात होती तो क्या राबी और शादी मुझे ना बताती। रमना का रंग बदलने लगा। वो तो बुरी तरह दर्द होने लगी। तुमने शायद गौर नहीं किया, देखा नहीं, राबी आजकल हर वक्त मुसल्ले पर बैठी सजदे पे सजदे कर रही होती है। फिर तुम्हारी शादी को भला क्या फिक्र, नियाजी की तब्दीली तो लाहौर हो गई है। वो होंठ बेच कर हंसा। मेरी मानो तो तुम भी कम अज कम साकिब की लाश की वापसी की दुआ अभी से मांगनी शुरू कर दो। चलो पूरी लाश ना सही, बदन के चंद बचे कुछ टुकड़ों के लिए ही सही। इस तरह तुम उसकी कब्र पर जाकर दिल का बोझ तो हल्का कर सकोगी। अल्लाह, कोई शख्स हसद और गुस्से की रूह में बहकर इस कदर आगे भी बढ़ सकता है कि अपने मुंह से किसी के माँ जाए के लिए इस तरह के जालिमाना अल्फाज मुंह से निकाले। विकी, प्लीज ये बकवास बंद करो। तुम इतने जालिम और वहशी क्यों हो गए हो? बावजूद जब्त के वो चीख उठी। रमना, मुझे उस साकिब से शदीद नफरत है। हर वो शख्स जिसका साकिब से जरा सा भी ताल्लुक हो, मैं उसको जरा भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और तुम कान खोल कर सुन लो कि आइंदा मुझसे इस लहजे में हरगिज बात नहीं करोगी कि बकवास बंद कीजिए वगैरह, समझी? वकार ने उसको झंझोड़ डाला। वो चंद लम्हे तो तख्ते के आलम में खड़ी रही, फिर अपने चकराते हुए दिमाग को काबू में करने की कोशिश करते हुए रुक रुक कर बोली। देखो विक्की, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों कभी साकिब का जिक्र नहीं किया करें? यूं बच्चों की तरह ना लड़ा करें। खुदा गवाह है, मैं तो तुम्हारे कुर्ब, तुम्हारी मोहब्बत के लिए तरस कर रह गई हूँ। महीने गुजर गए हैं, एक बार भी तो तुमने मोहब्बत से हंसकर मुझसे बात नहीं की है। देखो विकी, साकिब जा चुका है और बकौल तुम्हारे उसके उसके लौट आने की भी कोई उम्मीद नहीं है। फिर उसका साया हम दोनों के दरमियान दीवार क्यों बन गया है? अगरचे ये अल्फाज कहते हुए रमना का दिल डूबने लगा, लेकिन ये दिल की लगी बुरी होती है। इंसान अपनी आदत और फितरत से मुतजाद काम करने पर मजबूर हो जाता है। रमना को भी ये दिल शिकन अल्फाज कहने पड़े। बताओ वकार, मैं तुम्हें किस तरह यकीन दिलाऊं, किस तरह तुम्हारे दिल से शक के तनावर दरख्त को उखेड़ूं? खुदा की कसम, साकिब यहाँ रहता तो तब भी मैं उसे वो दर्जा ना देती जो तुम्हें दे चुकी हूँ। मैं मानती हूँ साकिब मुझे बेहद अजीज है, लेकिन विकी, वो मेरा महबूब नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। रमना ने दोनों हाथों में चेहरा छुपा लिया। वकार तजब्जुब के आलम में खड़ा उसे तके चला जा रहा था। रमना ने हाथ हटाकर बरसी आंखों से उसे देखा। वकार, उसके दिल की गहराइयों से आवाज़ निकली। चंद लम्हे तो वकार साकित खड़ा रहा, फिर लाशऊरी तौर पर योबा का तिलिस्म जैसे टूट कर रह गया। ओह रमना, तुम खुद तो दीवानी हो ही, मुझे भी अपने साथ दीवाना कर दोगी, वो उलझे हुए अंदाज में बोला। वकार की रमना से सुलह क्या हुई कि वकार का घर से बाहर निकलना ही बंद होकर रह गया। वो पहले की तरह हर वक्त रमना को घेरे रहता। वो घूमते घामते पिक्चर्स देखते। गर्ज ये कि एक दूसरे की संगत में बेपनाह खुश थे, लेकिन इनकी ये खुशी किसी के सीने पर तीर बनकर लग रही थी। योबा वकार के मुंतजिर थी, लेकिन वो तो कई दिन से रियाज के पास उनके घर नहीं आ रहा था। वो चंद दिन तो इंतजार करती रही, फिर जब कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई तो उसने फ़ोन उठाकर वकार के घर का नंबर मिलाया। ए रमना, वो विक्की कहाँ है? उसका फ़ोन आया है, राबिया ने उसके बेडरूम में आकर पूछा। वो तो गुसल खाने में है। किसका फ़ोन है भला? रमना ने साला बंद करते हुए पूछा। वो वहीं सोफे पर दराज थी। कोई मोहतरमा है, मुझसे पूछ रही थी कि 10 दिन हो गए हैं, ये वकार पढ़ने क्यों नहीं आते? मेरा ख्याल है योबा होगी, राबिया ने मुंह बनाकर कंधे झटकते हुए कहा। अच्छा, तो वो वकार को बुलाना चाहती है। चले, मैं बात करती हूँ उससे। रमना फ़ोन की तरफ बढ़ी, उसके तेवर बदल गए थे। हेलो, कौन साहिबा बोल रही हैं आप? अच्छा, तो आप अपना नाम नहीं बताना चाहती? खैर, विक्की तो इस वक्त घर पे नहीं है, वो अपने मंगेतर के साथ कहीं घूमने गए हुए हैं। जी हाँ, आप घबरा क्यों गई हैं? आपने ठीक सुना है कि वो अपने मंगेतर के साथ गए हुए हैं, वो अल्फाज पर जोर देकर बोली। अरे अरे, भला मुझे क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की? जी नोट कर लीजिए, मंगेतर का नाम रमना अली है। और मैं कौन बोल रही हूँ? भाई, मैं उनकी मंगेतर रमना ही तो बोल रही हूँ। रमना योबा जैसी चालाक शातिर लड़की के सवालों से घबरा कर रह गई और ये भी भूल गई कि चंद लम्हे पहले वो झूठ बोल बैठी है कि वकार अपनी मंगेतर के हमरा बाहर गया है। खूब, तो आप भी मंगेतर बोल रही हैं? योबा तन से हंस पड़ी। लेकिन अभी तो आपने बताया था कि वकार अपने मंगेतर के साथ घूमने गए हैं, तो फिर आप कौन से नंबर की मंगेतर बोल रही हैं? योबा ने पूछा तो रमना गड़बड़ा गई। झूठ पकड़ा गया था आखिर। ओ, वो मेरा मतलब है, मैं उनकी कज़न रमना बोल रही हूँ। रमना ने राबिया की तरफ देखकर अपनी गलती पर पशेमान होकर अपनी पेशानी पर हाथ मारा।
वल्लाह, तो मंगेतर का नाम भी रमना है और आपका नाम भी यही है। ये आप मुझे बेवकूफ़ क्यों बना रही हैं? प्लीज़ फ़ौरन वकार को बुला दीजिए आप। वो बिगड़े लहजे में बोली। अगर इस वक्त रमना फ़ोन पर नहीं योबा के सामने होती तो वो यकीनन उसका मुंह नोच लेती, तिक्का बोटी कर डालती। खून ही तो खोल रहा था उस गुसीली बदलिहाज तेज तरार लड़की का। उसके लहजे पर रमना को भी जलाल आ ही गया। तौबा अल्लाह, किस ढिठाई से वकार के बारे में उसके घर वालों ही से तहकीकात किए जा रही है। आखिर मतलब और ताल्लुक क्या है इस जलील लड़की का विक्की से। अरे वाह, सुनो लड़की, तुम जो कोई भी हो, ये धौंस किसी और को दिखाना। मैं ये लहजा और ऊंची आवाज़ सुनने की आदी नहीं हूँ और वकार भी मेरी इजाज़त के बगैर तुमसे बात नहीं करेंगे, समझी तुम? रमना ने तैश के आलम में फ़ोन पटक दिया। तौबा तौबा, बहुत चालाक लड़की है, मुझे तो चकरा के रख दिया है कमबख्त ने, वो सर झटक कर बोली। रमना, अब ऐसा ना हो कि वकार को पता चले तो वो नाराज़ हो कि तुमने योबा से ऐसा सलूक क्यों किया। राबिया ने संजीदगी से कहा। आजकल तो मूड ठीक है, वो मुझसे नाराज़ नहीं होगा। आपने देखा नहीं कि उस दिन से वो मेरा साया बना हुआ है, कहीं भी नहीं जाता। सच्ची राबी, मुझे जो कुछ आपने सिखाया समझाया था ना, मैंने बिल्कुल उसी पर अमल किया। हालांकि विक्की के बच्चे ने मुझे आजमाने के लिए मेरे सामने साकिब को बहुत बुरा भला कहा, बद्दुआएं दी। कहने लगा कि खुदा न खास्ता। रमना ने कानों की लुएं छुई। तुम्हारा गुड्डू अब वापस नहीं आने का। और भी बहुत कुछ बदजुबानी की। ईमान से मेरा तो दिल दहल रहा था, लेकिन फिर मैंने कान बहरे कर लिए, होंठ सी लिए और चुपके चुपके दिल में खुदा ना करे कहती रही। सच, एक बार तो मुझे गुस्सा भी आया। दिल चाहा एक तमाचा जड़कर विक्की का मुंह बंद कर दूं, लेकिन फिर दिल पर जबर करके चुप रही। कि आपने और शादी ने मुझे यही सबक सिखाया है कि वकार साकिब के बारे में जो कुछ भी कहे तुम नज़रअंदाज करना और सामने कुछ मत बोलना। वो मासूमियत से बोली। तुमने खामोश रहकर अच्छा किया रमना, हम लोग भी तो तुम्हारी भलाई चाहते हैं, तभी तो विक्की से उलझने से रोका है। देखो ना, साकिब तो ढाका चला गया है और वैसे भी तुम उससे शादी तो करना नहीं चाहती थी। तुम्हें तो हर हाल में वकार का साथ चाहिए। तो फिर बेहतर यही है कोई खुद को उसकी पसंद के मुताबिक ढाल लो। अगर वो साकिब से इस हद तक नफरत करता है तो तुम उसका नाम भी जुबान पर मत लाओ, भूल जाओ उसे। वो संजीदगी से बोली तो रमना ने ठंडी सांस ली। हाँ राबी, विक्की कह रहा था कि ईस्ट पाकिस्तान में घमसान की जंग शुरू हो गई है और साकिब को बहुत खतरनाक जगह भेजा गया है और इसलिए आप हर वक्त सजदे में पड़ी अकबर भाई की सलामती की दुआएं मांगती रहती हैं। वो हरासा होकर दिल पर हाथ रखकर पूछने लगी। हाँ रमना, ये बिल्कुल सच है, लेकिन मैं नमाज पढ़कर सजदे में गिर गिर कर सिर्फ अकबर की सलामती की दुआएं नहीं मांगती, बल्कि इन लाखों सुहागनों, लाखों बहनों के भाइयों, लाखों माओं के जिगर पोशों के लिए भी गिड़गड़ा कर दुआएं मांगती हूँ कि खुदावंद करीम उन्हें मैदान जंग में हर जगह पर सुरखरू करे। वो अपने वतन को गाजिबों से बचाने के लिए सरधर की बाजी लगाएं, फिर गाजी हों या शहीद, सिर्फ मादरे वतन के काम आए। यकीन जानो, मैं बेहद मुतमईन हूँ, मुझे अकबर की बिल्कुल फिक्र नहीं है। वो गाजी बनकर लौटे तो मैं इनके कदम चूमूंगी और वो अगर शहीद हो गए तो मैं अपने बेटे को भी फौज में भेजूंगी, ताकि वो काम जो उसके अब्बू ने अधूरा छोड़ा था वो पूरा करे और उन्हीं के नक्शे कदम पर चले। और तुम भी बजाय रोने धोने के रमना, साकिब और सब फौजी जवानों, इन जियालों के लिए दुआ मांगो कि खुदावंद करीम उन्हें अपनी पनाह और ईमान में रखे। राबिया ने रोती हुई रमना की आंखें साफ की। जल्द ही वो संभल गई और बोली। राबी, आपका बेटा कहाँ से आ गया? ये क्या कह रही हैं आप? वो हैरान होकर बोली कि राबिया ने उसे पहले कोई खुशखबरी नहीं सुनाई थी। बेटा आया नहीं, बल्कि जल्द आ जाएगा। तुम बहुत जल्द खाला बन जाओगी रानी। राबिया का रंग तिमतमा उठा। हया की सुर्खी ने चेहरे को मजीद जाजिब नजर बना दिया था। रमना तो दीवानी हो उठी। हाय अल्लाह, राबी, आपने मुझे ये खुशखबरी पहले क्यों नहीं सुनाई? कब आएगा मुन्ना? मैं कब खाला बनूंगी? वो खिलकर बोली। 3 महीने के बाद। और रमना, साकिब की अम्मी के सामने विक्की की कही हुई कोई फजूल बात मत करना, ये बददुआओं वाली, और तुम नमाज पढ़ा करो। राबिया उसे समझाते हुए बोली, फिर वो बातों में मगन हो गई। रमना रात को सोने से पहले ये तहैया करके सोई थी कि वह सुबह नमाज ज़रूर पढ़ेगी और फिर फजर की अजान के वक्त उसकी आंख खुद ब खुद खुल गई। उसने जल्दी से उठकर वज़ू किया, नमाज पढ़ी और कितनी ही देर तक वो दिल की गहराइयों से दुआएं मांगती रही। फिर इबादत से फारिग होने के बाद वो वकार के कमरे में जा पहुंची। वो लंबी ताने सो रहा था और मस्त आड़ा तिरछा पड़ा था। वो पोस्ती सुस्तुल वजूद आदमी, कभी तो सुबह उठकर नमाज पढ़ लिया करो। रमना ने सोए हुए वकार पर से कंबल खींचा तो वो जाग गया। तुम ही पढ़ो जाकर। वैसे आज तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई हो? विक्की ने आंखें मुश्किल खोली, फिर कंबल दोबारा ओढ़ लिया। हाय, देखो तो सही, मेरे चेहरे पर कितना नूर बरस रहा है। मैं तो नमाज पढ़कर आई हूँ, रमना ने मुंह पर हाथ फेरते हुए कहा। ना जी, मैं तो इस नूर की ताब नहीं ला सकूंगा। तुम मुंह दूसरी तरफ कर लो ताकि मैं अपने चेहरे से कंबल हटाऊं। वैसे आज तुमने अल्लाह ताला से कौन सा मुतालबा मनवाने के लिए नमाज पढ़ी है भला? वो उठ बैठा। हैरानी की बात तो थी कि रमना शाज़ो नादिर ही फजर की नमाज के लिए उठती थी। भाई, मुतालबा क्या मनवाना था भला? बाकायदगी से ना सही, नमाज तो पढ़ लेती हूँ ना।
तुम अपनी देखो, मैंने तो तुम्हें कभी नमाज पढ़ते नहीं देखा, बस नमाज ईद या नमाज जनाजा पढ़ लेते हो जाकर, उसने तंज किया। माई डियर रमना, जब मेरा कोई चाहने वाला मौत के मुंह में लटका होगा ना, तब मैं भी नमाज पढ़ लूंगा। तुम सच कहो, क्या तुमने साकिब के लिए नमाज पढ़ी है? वो बड़ी कमीनगी से तंज करता हुआ बोला तो वो सच्चाई से कहने लगी, मैंने सिर्फ साकिब ही के लिए नहीं बल्कि मोर्चों पर डटे तमाम फौजी भाइयों के लिए दुआ मांगी है। वो मजबूत लहजे में बोली तो वो तंजिया हंसी हंसा। देखा, मैं तुमसे कितनी जल्दी हकीकत उगलवा लेता हूँ। वो अब हमें उचकाता गुसल खाने में चला गया, फिर जल्द ही मुंह धोकर बाहर निकल आया। वकार मियाँ, बाहर आपके दोस्त रियाज साहब आए हैं, वो कह रहे हैं जल्दी आएँ, ज़रूरी काम है, फजलू ने आकर कहा। ओहो, क्या मुसीबत है, ये भूत सुबह सुबह क्यों नाजिल हो गया है? जाओ उनसे कहो वकार साहब घर पर नहीं हैं, कहीं गए हुए हैं, रमना ने चिढ़कर कहा। नहीं फजलू, उनसे कहो हम अभी आ रहे हैं। वकार की पेशानी शिकन आलूद हो गई। देखो रानी, मैं ये बिल्कुल पसंद नहीं करता कि तुम मुलाजमों के सामने मेरे दोस्त की बेइज्जती करो। वकार अपना कोट पहनता हुआ बोला। लेकिन विक्की, तुम तो रात कह रहे थे कि आज मुझे शादी के घर ले जाओगे, तभी मैंने तुम्हें जल्दी जल्दी उठाया था। रमना ने दुहाई दी तो वो रुखाई से बोला, शादी के घर जाने से ज़्यादा मेरी पढ़ाई ज़रूरी है। पिछले 1.5 हफ्ते से मैं तुम्हारे साथ सैर सपाटे कर रहा हूँ, किताबों को तुमने छूने भी नहीं दिया। वो तैयार होकर बाहर निकल गया तो रमना पीछे भागी। फिर कार में बैठे रियाज और स्टेयरिंग थामे बैठी योबा को देखकर वहीं ठटक गई और स्टोन की आड़ में हो गई। हेलो यार, तुम कहाँ गायब हो गए थे? योबा जब भी तुम्हारे यहाँ फ़ोन करती तो पता चलता तुम कहीं गए हुए हो। तोबा रियाज भाई, आप भी स्टूपिड हैं। मैंने आपको मना भी किया था कि इन्हें कुछ मत बताइएगा कि मैं फ़ोन करती रही थी। जाहिर है कि अपनी मंगेतर के साथ घूमने घुमाने में मसरूफ़ रहे होंगे, फिर हमारे पास आकर बोर क्यों होते? योबा ने मुंह बनाकर टेढ़ी आंखों से वकार को देखते हुए तंज किया तो वो चौंक उठा। मेरी मंगेतर? अरे ये तुमसे किसने कह दिया है? वकार ठठक गया। जाने वो ये हकीकत योबा से क्यों छुपाना चाहता था। जी हाँ, आपकी मंगेतर ही ने तो मुझसे कहा था कि आप अपनी मंगेतर रमना के साथ घूमने शॉपिंग करने गए हुए हैं। वैसे मुझे ये बता दें कि आपकी कितनी मंगेतरें हैं? वो तेवरी चढ़ाकर बोली। अजीब बात तो ये है कि एक मंगेतर के साथ आप घूमने गए हुए थे और दूसरी आप पे फ़ोन अटेंड करती थी। योबा ने बहुत तलख अंदाज से कहा। वो तो वकार से यूं हक जता जता कर लड़ रही थी जैसे वही उसकी सब कुछ लगती हो, और रियाज उसे देख देख कर हंस रहा था, बहन के कारनामों पर खुश हो रहा था। अच्छा भाई विकी, मैं तो चलता हूँ, मुझे एक ज़रूरी काम के सिलसिले में किसी से मिलना है। ये योबा तो आज बहुत तैश में है, अब खुद ही से मनाते रहना। रियाज हंसा हुआ कार से निकलकर बाहर चला गया। वकार मुस्कुराता हुआ जाते हुए रियाज की पुश्त को तक रहा था कि योबा भुना कर बोली, वकार साहब, अब आपको मेरे साथ चलना है या पहले अपनी मंगेतरों से बाकायदा इजाज़त लेंगे? वो स्टेयरिंग संभाल कर बोली तो वो उसे मनाने की कोशिश करने लगा। ओफो भाई, कौन सी मंगेतर? यकीनन मेरी किसी कज़न ने मजाक किया होगा तुमसे। वो खिड़की में सर घुसा कर बोला। क्या मतलब, क्या आपकी मंगनी नहीं हुई है? योबा ने जल्दी से पूछा। चेहरे पर जरा सा रंग आ गया। क्या मतलब, क्या आपकी मंगनी नहीं हुई है? योबा ने जल्दी से पूछा। चेहरे पर जरा सा रंग आया। छोड़ो भी इस फजूल किस्से को और फौरन अपना मूड ठीक करो। गुस्से के आलम में तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती तुम मुझे। वो लहजे में मिठास भरकर बोला और फौरन मौम हो गई और लगी गिले शिकवे करने। ओह वकार, आपने इतने दिन मुझे परेशान किया, कितना तड़पी हूँ मैं आपके लिए। बार बार आपको फोन किया, लेकिन आपकी कमबख्त कजन रमना तलख बातें करके मेरा दिल जलाती रही। वो आवाज को जज्बात की शिद्दत से बोझल बनाकर बोली, मुझे मुझे तो आपकी गैर मौजूदगी में आपकी अहमियत का एहसास हुआ है। सच तो ये है कि मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। न जाने आपने मुझ जैसी अक्खड़ लापरवाह लड़की पर क्या जादू कर दिया है। मुझे अपनी सुध-बुध नहीं रही। जोबा ने उसका हाथ थामकर धीरे से दबाया और अपनी मेकअप ज़दा मस्कारा, काजल, आई शैडो से बोझल आंखें पटपटाते हुए पूछा तो वकार उसकी आंखों की गहराइयों में डूबने लगा। फिर जल्द ही उसे एहसास हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। उसने सर उठाकर देखा तो गैलरी के दरवाजे के पीछे उसे राबिया नजर आई, जो गहरी नजरों से देख रही थी। फिर उसे याद आया कि रमना भी तो उसके पीछे पीछे कमरे से निकली थी। वो मुड़ा तो कुछ फासले पर सतून के पीछे छुपी रमना नजर आई। वो घबरा कर जल्दी से कार में बैठ गया और योबा तेजी से कार बाहर निकाल कर ले गई और रमना की उम्मीदों का महल लरजने लगा। सब अरमान, अधूरी आरज़ुएं आंखों में कांच की तरह चुभने लगी। वो तेजी से अपने कमरे में चली गई। योबा ने ड्राइव करते करते गर्दन जरा सी मोड़कर वकार से कहा, वकार, खालदा बाजी आपसे मिलने को बहुत बेकरार हो रही थी। अब भी उन्होंने मुझे जबरदस्ती आपको लेने के लिए भेजा है। वो अंदाज दिखाने लगी। अच्छा, तो तुम्हें खालदा बाजी ने जबरदस्ती मुझे लेने के लिए भेजा है, वरना तुम मुझसे नहीं मिलना चाहती थी? वकार ने उसकी तरफ झुककर पूछा। योबा को देखते ही जाने क्यों रोमांटिक होने को दिल चाहने लगता था। वाह जी, आप तो ऐश करें अपनी मंगेतरों के साथ और मुझसे ये तवक्का रखते हैं कि मैं आपकी राहों में पलकें बिछाई बैठी रहूं। उसने भवें उचकाई। जी नहीं विक्की साहब, मैंने सायों के पीछे भागना नहीं सीखा है। वो तकब्बुर भरे अंदाज से बोली। ओफो योबा भाई, ये क्या तुमने मंगेतर मंगेतर की तकरार लगाई है? कहा ना कि मेरी कोई मंगेतर शंगेतर नहीं है। वो उसका हाथ थाम कर बोला।
ईमान से वकार, आपकी कज़न रमना ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया है, हद से ज्यादा बदतमीजी का मुजाहिरा किया है। मैं जब आपके मुतल्लिक पूछती थी, वो मुझसे इस कदर रूडली बात करती थी कि मेरा दिल चाहता था उसे शूट कर दूं। वो उसे रमना के खिलाफ भड़काने की कोशिश करने लगी और वकार की तेवरी चढ़ने लगी। अच्छा बाबा, अब गुस्सा थूक दो, मैं घर जाकर उसे खूब डांटूंगा। उसने यकीन दिलाया तो योबा का मूड कुछ बहाल हुआ। अच्छा, ये बताओ अब क्या प्रोग्राम है? वकार ने नरमी से पूछा। मेरा तो कोई प्रोग्राम नहीं है, मैं तो आपको बाजी के कहने पर लेने चली गई थी। अब आप इनसे गपशप करें। उसने कार करके गेट पर मोड़कर पोर्च में रोक ली। गोया अभी तुम्हारा गुस्सा नहीं उतरा है। भाई, अब माफ भी करो ना, वकार रास्ता रोककर बोला। वही वकार जो रमना पर लाखों ज्यादतियां करने के बावजूद झुकना या माफी मांगना अपनी तौहीन समझता था, योबा के सामने बिछा जा रहा था, और वो भी नखरे किए जा रही थी। सिर्फ इस शर्त पर माफी मिलेगी कि आप आइंदा बगैर बताए गैर हाजिर नहीं होंगे, योबा ने इटला कर कहा। तो वकार ने मुस्कुराकर वादा किया और उसका हाथ थाम लिया। वो दोनों कमरे में दाखिल हुए तो सामने एक तेज सरार औरत बैठी थी। वो वकार को देखकर खिल उठी। वकार ने झट योबा का हाथ छोड़ दिया। हेलो वकार भाई, ये तुम इतने दिनों कहाँ गायब रहे? योबा तो तुम्हारे लिए परेशान रही। वो बार बार तुम्हारे घर फोन करती थी, लेकिन वहां से कोई लड़की इसे खासी ऊट पटांग जवाब देती रही और इसका मूड खराब करती रही। हाँ, कौन है ये तुम्हारी मंगेतर भाई? तुमने तो कभी हमारे सामने तज़किरा भी नहीं किया। खालदा ने उसे देखते ही सवाल दागा। वो बहुत ही चलितर और चलता पुर्जा किस्म की औरत थी। उफ तौबा, आज तो सुबह ही से मंगेतर मंगेतर की तकरार सुन रहा हूँ। भाई, मेरी तो कोई मंगेतर नहीं है, वो तो मेरी एक कजन ख्वाम योबा को तंग करती रही है। वकार मुंह बनाता रिटाई से झूठ बोलता सोफे पर बैठ गया। ओह, अच्छा अच्छा, खालदा ने जैसे सुक्का सांस लिया। ये अहमक सा छोकरा उन्हें अपनी तेज तरार बहन के लिए निहायत मौजू लगा था। वो चुपके चुपके इसके खानदान हस्ब नस्ब के बारे में भी खोज लगवा चुकी थी, और फिर योबा ने भी नवाबपुर से वापस आकर उनकी शानदार हवेली, बेशुमार जरी अराजी के बारे में बातफसील बताया था। खुद रियाज ने भी तस्दीक की थी कि वकार की माली हालत बहुत मुस्तहकम है। सच वकार, योबा ने जैसे भूख हड़ताल कर रखी थी, फिर हर वक्त गुमसुम मुंह लपेटे पड़ी रहती थी। कार का हॉर्न सुनकर बाहर भागती, फिर चेहरे पर नाउम्मीदी से जाए वापस आकर बैठ जाती थी। मैंने इतनी कोशिश की कि इसे क्लब या सहेलियों के घर ले जाऊं, कम से कम वहां इसका दिल तो बहल जाता, लेकिन ये मुसलसल इनकार करती रही। वो हंसकर बोली। योबा मुझसे लाख छुपाए, लेकिन मैं इसके दिल की हालत बखूबी समझ गई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी गैर हाजिरी से वो बेचैन थी और तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। खालदा चालाकी से सर हिलाकर बोली तो योबा ने जिंदगी से भरपूर एक्टिंग की। ओहो बाजी, मुझे आपकी यही आदत जहर लगती है कि आप किसी का राज दिल में नहीं रख सकती, योबा बनकर बोली। हाय बन्नो, मैंने सच बोलकर तुम्हारा पोल खोल दिया ना, तभी शर्मा रही हो। तुम्हारा मुंह सुर्ख हो रहा है। अल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हो, लज्जाई शर्माई दुल्हन सी, खालदा उसे गले से लिपटा कर बोली। वकार ने योबा के मेकअप ज़दा चेहरे को देखा। अगर कोई गौर से देखता तो उसे साफ पता चल जाता कि चेहरा योबा का नहीं, वकार का बेतहाशा सुर्ख हो रहा था। खालदा जिस बेबाकी से बहन के दिली जज्बात बता रही थी, वकार जैसा रिजर्व लिए दिए रहने वाला घुटे तंग जहन का इंसान बुरी तरह झींप रहा था। तभी खालदा ने मुसलहतन योबा को वहां से टल जाने का इशारा किया, तो वो बाहर निकल गई और खालदा पूरी तरह से शिकंजा तैयार करने लगी। वकार को फंसाने की सही करने लगी, और फिर फंदा डालने में उन्हें कोई मुश्किल भी तो पेश नहीं आई। हाय तौबा, इस जमाने में बावजूद हर किस्म की आज़ादी मिलने के कितना शर्माती है ये लड़की। वो मकारी से हंस दी। हाँ वकार मियाँ, मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। वो उसके पास बैठ गई। देखो वकार, ये ज़रूरत है कि हम लोग मॉडर्न हैं, लेकिन मुनासिब और जायज़ हद तक। हमारे खानदान की लड़कियाँ नए फैशन के मलबूसात पहनती हैं, पार्टीज अटेंड करती हैं, कार ड्राइव करती हैं, सिनेमा क्लब भी जाती हैं, लेकिन उन्होंने इस आज़ादी का कभी नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया। तुम योबा की मिसाल ले लो, शक्ल भी अच्छी है, हज़ारों लड़के इससे दोस्ती और कुर्बत के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन वो किसी को खातिर में नहीं लाती। अब देखो, उसके लिए बेशुमार प्रपोजल आए हैं, जिनमें से 3-4 रिश्ते तो बहुत ही अच्छे हैं, यानी लड़के भी अच्छे हैं और खानदान भी बहुत अच्छा है। साहब जायदाद हैं, मम्मी भैया रियाज और खुद कर्नल साहब की बड़ी आरजू है कि योबा की जल्द शादी हो जाए, लेकिन योबा सबको ही इनकार किए जा रही है। कहती है मैं शादी नहीं करूंगी। तुम ही देखो ना वकार, मम्मी दायमी मरीजा हैं, वो अमेरिका में जेरे इलाज हैं, और इतनी दूर होने की वजह से योबा की शादी के लिए कुछ नहीं कर सकती, बस परेशान रहती हैं। तभी बड़ी बहन होने की वजह से सब फर्ज मुझे निभाना पड़ रहा है। वकार, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि योबा इनकार क्यों कर रही है। वो दरअसल तुम्हें पसंद करती है, वो तुमसे शादी करना चाहती है। अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी क्या मर्जी है। उन्होंने साफ साफ मुद्दा बयान करते हुए कहा तो उसके सर पर जैसे किसी ने बम खींच मारा हो। वकार तो शशदर रह गया। जी मैं क्या बताऊं भला, मैंने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं है। वो बेहद घबरा गया था। यह तो उसके गुमान में भी नहीं था कि खालदा बाजी इस कदर साफ गोई से काम लेंगी। क्या मतलब?
यानी तुम इतना अरसा योबा से बगैर किसी मकसद के मिलते रहे, बिला वजह दिन रात साथ लिए घूमते रहे। क्या तुम उससे फ्लर्ट कर रहे थे? खालदा की पेशानी पर बल पड़ गए। उन्हें वकार से इस जवाब की तवक्का नहीं थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अब देखिए ना, अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि मेरे खानदानी हालात कुछ अजीब से हैं। बचपन ही से मेरे मामू जान की यह ख्वाहिश रही है कि मैं उनकी इकलौती बेटी रमना से शादी करूं। आजकल घर में यही टॉपिक चल रहा है। वो बौखला कर कहने लगा। तो फिर तुमने झूठ क्यों बोला कि रमना तुम्हारी मंगेतर नहीं है? वो गुस्से से बोली। देखो वकार, तुमने योबा को धोखा देकर अच्छा नहीं किया। वो बहुत जज्बाती और लाउबाली लड़की है। अब अगर तुम्हारे हालात और जवाब का पता चला तो यकीनन खुदकुशी कर लेगी। खालदा सर पकड़कर बैठ गईं। यह तो शिकार हाथ से निकल रहा था। नहीं बाजी, मैंने योबा को धोखा नहीं दिया। मैं तो खुद अजीब कश्मकश में मुब्तला हूँ। मेरी कजन रमना इकलौती होने की वजह से बहुत बिगड़ी हुई, बेबाक, मनमानी करने वाली लड़की है। लेकिन बाजी, मैं रिजर्व सा आदमी हूँ। मैं लड़कियों की बेजा आज़ादी बिल्कुल पसंद नहीं करता। लड़कों से उसका बेतकल्लुफी से मिलना जुलना तो बिल्कुल गवारा नहीं है मुझे। जबकि रमना की एक ऐसे लड़के से बहुत दोस्ती और बेतकल्लुफी है जिसे मैं बिल्कुल अच्छा नहीं समझता। अगरचा मैंने रमना को उससे मिलने जुलने से मना किया है, लेकिन मैं फिर भी मुतमईन नहीं हूँ। आजकल खानदान के सभी लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि मैं शादी कर लूं, लेकिन मैं जब तक मुतमईन नहीं हो जाता मैं शादी नहीं करूंगा। वकार ने वजाहत करते हुए बताया। अगर रमना तुम्हें पसंद करती है तो फिर वो उस लड़के से क्यों मिलती है? उसे तो तुम्हारी ख्वाहिशात का एहतराम करना चाहिए। वकार, मेरा तो ख्याल है जिसे चाहा जाए, जिसे अपनाने की आरज़ू भी हो, तो उसकी खातिर तो जान भी दी जा सकती है। याद है ना, एक बार तुमने योबा से कहा था कि तुम लड़कों से बेतकल्लुफ होना पसंद नहीं करते। अब देख लो, जब भी रियाज या कर्नल साहब के दोस्त आते हैं, योबा वहां नहीं बैठती, उठ के अंदर चली जाती है। वकार, योबा तुम्हें बहुत चाहती है। तुम जिस तरह भी चाहो उसे आजमा सकते हो। खालदा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। वो तजब्जुब के आलम में सर झुकाए खड़ा था। वकार, कॉफी पियेंगे आप? योबा ट्रॉली खींचकर अंदर ले आई तो वो दोनों ही संभल गए। हाँ हाँ, तुम दोनों कॉफी पियो। मैं जरा कर्नल जुमेदी के घर जा रही हूँ। खालदा बाजी उन्हें तन्हा छोड़कर चली गई, लेकिन जाने से पहले वो योबा को आंख से इशारा करना नहीं भूली थी। क्या बात है वकार, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। कहीं बाजी ने तो कुछ नहीं कहा आपको? वो उसके सामने झुकी। योबा, किस्मत ने मुझे अजीब दोराहे पर ला खड़ा किया है। अगर रमना को शरीके सफर करता हूँ तो मेरी जिंदगी में बेयकीनी और शकूक और शुबहात के अंधेरे साए छाए रहेंगे। रमना जो कुछ भी करेगी, जिससे भी मिलेगी, मैं वसवसों का शिकार होकर जलता कुड़ता सुलगता रहूंगा। इस तरह मैं अपनी और रमना की जिंदगी तल्ख कर दूंगा। दूसरा रास्ता मुझे तुम्हारी सिमत लाता है और इन हालात में मैं किसी फैसले पर नहीं पहुंच पा रहा। मैं क्या करूं? वो आहिस्ता से बोला तो योबा ने एकदम उसका हाथ थामकर संजीदगी से कहा। वकार, अगर आप मेरी वजह से परेशान हो रहे हैं तो मैं यकीन दिलाती हूँ कि मुझ में इतना हौसला जरूर है कि मैं अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे दूं। वकार, मैं आपकी आंखों में आंसू देखने से पहले मर जाना पसंद करूंगी। आप मेरी खातिर खुद को किसी इम्तिहान में मत डालें। योबा ने मुंह छुपा लिया। वो सीखी सिखाई तजुर्बाकार खेली खिलाई थी बहन की तरह। फंसाना खूब जानती थी और वकार जैसा अहमक वो भला किस तरह बच सकता था? वकार कुछ उलझा हुआ बैठा था। फिर उसने योबा की सिसकियां सुनी तो उसके कंधे को हिलाया। वो रोने लगी और वकार ने सब कुछ भूलकर उसे अपनाने का वादा कर लिया। यूं मासूम सी रमना लुटकर रह गई और उसे अपनी बर्बादी का पता भी न चला। इधर तो वकार और योबा में अहदो पैमान हो रहे थे। उधर रमना फराज न्याजी से मिलने शाजी और राबिया के साथ स्टेशन गई हुई थी। फराज ढाका से वापस आ गया था और अब ड्यूटी ज्वाइन करने लाहौर जा रहा था। रमना ने सवालात करके फराज का दिमाग खाली किया हुआ था। फराज भाई, सच बताइए, साकिब ठीक था ना? आप उसका नाम सुनकर टॉपिक क्यों बदल देते हैं? कितनी बार आपसे पूछ चुकी हूँ, लेकिन आप कोई तसल्ली बख्श जवाब ही नहीं दे रहे। रमना परेशान थी। क्या बताऊं रमना, तुम जानती हो मशरकी पाकिस्तान में बाकायदा जंग शुरू हो गई है। खतरा तो वहाँ बहरहाल है। बस तुम दुआ करती रहो कि खुदा साकिब व अकबर को बखैरियत वापस लाए। वैसे बहुत मुश्किलों से साकिब से मेरी मुलाकात वैसे 2 हफ्तों से साकिब से मेरी मुलाकात नहीं हो सकी थी। उसे कुमेला भेज दिया गया। हाँ, अकबर मेरे साथ ही है। वो तो बिल्कुल ठीक है। हाँ रमना, साकिब को तबाह करने की जिम्मेदार तुम हो। तुमने उसे जिंदा रहने की लगन ही छीन ली है। तुम्हारी तरफ से मायूस होकर उसने खुद को दाव पर लगा दिया है। फराज ने अफसुर्दगी से कहा तो राबिया फट पड़ी। शाजी, फराज भाई, आज सुबह मैंने घर में जो ड्रामा देखा है ना, उसके बाद तो मैं रमना की किस्मत पर मातम कर रही हूँ। वकार ने इसे कहीं का नहीं छोड़ा। सुबह ही से रो रही है ये तो। राबिया ने इंकशाफ किया तो रमना ने होंठ दांतों तले दबा लिए। हैं, क्यों, क्या हुआ था? शाजी ने घबरा कर पूछा। वो सब वेटिंग रूम में बैठे थे। रमना को आज वकार और योबा के चक्कर के मुतालिक पता चल गया है। वो जलील लड़की आज सुबह वकार को लेने आई थी। फिर हमने बड़े रोमांटिक सीन देखे।
रमना भी देख रही थी इनकी देदा दलेरी और बेहिजाबी। राबिया ने बताया, राबी, मैं तो उस दिन सैलोज में योबा और वकार को फैमिली केबिन में से निकलते देखकर दंग रह गई थी। याद है रमना, जब सुमेरा और राबी ने होटल में रोना शुरू कर दिया था और हम खाना छोड़कर वहां से जल्द अज जल्द उठ भागे थे। शादी ने रमना को याद दिलाया। उस दिन वकार उस योबा के साथ अटकेलियां करते कमरे से निकला था। वैसे भी कई बार मैंने उन दोनों को घूमते शॉपिंग करते देखा है। रमना, मैं चाहती थी कि तुम्हें आगाह कर दूं, लेकिन मुझे राबी और सुमेरा ने मना कर दिया। कहने लगी तुम्हें बेहद दुख होगा और तुम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। शादी ने दिल गरिफ्ता होकर इंकशाफ किया तो रमना कुछ देर मुंह खोले बैठी रह गई। हाँ शादी, ये दुख और सदमा तो अब भी नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं समझ नहीं पा रही वकार की बेवफाई का मातम करूं या साकिब के बिछड़ने का सोग मनाऊं। रमना हिचकियां लेती शादी से लिपट गई। राबिया वगैरह भी रो दी। फराज परेशान हो गया। देखो रमना, अगर वकार तुम्हारे प्यार की कदर नहीं कर सका तो फिर वो तुम्हारी कदर क्या करेगा। तुम अगर वकार को और आजमाना चाहती हो तो बेशक आजमा लो। शायद इसी तरह मुआवजा करने से तुम्हें साकिब और वकार की मोहब्बत का फर्क मालूम हो जाएगा। फराज ने नरमी से कहा। फराज भाई, आप ही बताएं मैं क्या करूं? वो मुंह छुपाकर बोली। तुम वही फैसला करो जिसे करने के बाद तुम्हारा जमीर, तुम्हारा दिलो दिमाग मुतमईन हो जाए। याद रखो, तुम जितना साए के पीछे भागोगी, साया उतनी ही तेजी से आगे भागता है। अगर मर्दों को बेमांगे, बगैर तको किए, बेपनाह चाहते मिल जाएं, तो उनका दिल इस मोहब्बत से बहुत जल्दी भर जाता है। फिर वो उसे जान छुड़ाने की कोशिश करता है। रमना, तुम खुद को इस कदर ना गिराओ, इतनी गर्दन मत झुकाओ कि वकार तुम्हारे वजूद को पांव तले रोन डाले। फराज ने समझाया। फराज भाई, अब गुड्डू का क्या बनेगा? हाय, वकार तो उसे इतनी बद्दुआएं देता है। रमना ने दिल थाम लिया। तुम साकिब की फिक्र मत करो, मैं जल्द ही उसकी खोज लगाकर उस तक पैगाम पहुंचा दूंगा। और रमना, तुमसे मेरी यही इल्तिजा है कि समझ बूझ से काम लो और अब साकिब को मायूस मत करो। वो तुम्हें बेहद चाहता है और फिर मुझे बताने की क्या जरूरत है। तुम्हें तो खुद भी उसकी दीवानगी की हद तक बढ़ी हुई चाहत के बारे में मालूम है। फराज ने कहा। फिर वो उठ खड़ा हुआ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, विसल हो गई है। सुनो शादी, तुम रमना का ख्याल रखना और मुझे ताज़ा हालात से आगाह करती रहना। और मुझे भी अकबर साकिब की कोई खबर मिली तो मैं फौरन इत्तला दूंगा। वो वेटिंग रूम से बाहर आ गए थे। फिर फराज उनसे मिलकर रुखसत हुआ। कैप्टन फराज न्याजी को ट्रेन में सवार करने के बाद शाजी, राबिया और रमना घर पहुंची ही थीं कि उनकी कार के साथ एक और कार आकर रुक गई जिसमें योबा और वकार बैठे थे। फिर योबा उन्हें देखकर कार से उतर आई। हेलो राबिया बाजी, कैसी हैं आप? अब वो तो नवाबपुर में एक दूसरे से मुतारिफ हो चुकी थी। योबा ने राबिया से हाथ मिलाया। वकार भी झिझकता हुआ उतर आया। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो? राबिया के चेहरे से कबीदगी झलकने लगी। वैसे योबा, तुम हो बड़ी बेमुरब्बत, कितनी ही बार हमारे घर आई और वकार को साथ लेकर बाहर झील से चली गई। इतनी तकलीफ गवारा नहीं की कि कभी आकर हमसे भी मिल लेती। राबिया ने चोट की। भाई, ये तो वकार साहब की गलती है ना। उन्हें चाहिए था कि जब मैं उन्हें लेने आई थी तो ये मुझे इनवाइट करते, आप लोगों से मिलवाते। मैंने 2-3 बार आपका और सुमेरा का पूछा भी था, लेकिन ये टाल मटोल करने लगे। तो फिर मुझे यही ख्याल हुआ शायद ये मुझे अपने घर वालों से मिलवाना पसंद नहीं करते, इसीलिए मैं भी खामोश हो गई। योबा बार बार रमना की तरफ देखकर बोल रही थी। ये मिस्टर वकार खुद तो आपसे रोजाना मिल लेते हैं, फिर भला घर वालों से मिलवाने पर क्यों एतराज होगा? रमना ने तंज किया। आपकी तारीफ? ओहो, कहीं आप मोहतरमा रमना तो नहीं है? योबा ने उसे सर से पांव तक देखते हुए पूछा। रमना नहीं है का क्या सवाल, बल्कि मैं 100% रमना अली हूँ। वो भी रखाई से बोली। उसे जहर लग रही थी ये योबा। आपसे जब से फोन पर बात की है, आपको देखने और मिलने का बहुत इश्तियाक था मुझे। आपकी सब कजन से तो नवाबपुर में मुलाकात हुई थी, आप वहाँ क्यों नहीं आई थी? योबा ने हंसते हुए पूछा तो रमना ने चिढ़कर जवाब दिया। जी, मुझे और भी बहुत जरूरी काम करने थे, फिर नवाबपुर जाकर क्या करती? रमना का मूड खराब था। ओह, कमाल है, यानी वकार की कामयाबी की मुबारकबाद से ज्यादा कौन से जरूरी काम हो सकते हैं? वैसे आपका नवाबपुर जाना तो इसलिए भी जरूरी था कि आप वकार की मंगेतर हैं, आपको तो सबसे पहले जाना चाहिए था। योबा वकार की तरफ देखकर बेहद चालाकी से बोली। वो बखूबी समझती थी कि यही तो वक्त है वकार को रमना से बदजन करने का। देखिए मोहतरमा योबा, ये हमारा बेहद जाती मामला है जिसमें आपको दखल देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रमना ने सुलग कर कहा। ओफो, मैं माफी चाहती हूँ, शायद आपने माइंड कर लिया है। वो बनकर बोली तो वकार ने मजीद बदमजगी के ख्याल से उसे वहां से टालना चाहा। योबा, अब तुम घर जाओ, काफी देर हो चुकी है। वकार ने उसे इशारा किया तो वो हाथ हिलाती हुई कार में बैठ गई। वैसे भी वो जिस मकसद के लिए आई थी वो पूरा हो चुका था। वो सबके सामने वकार पर अपनी मलकियत जताना चाहती थी, सो वो ऐलान कर गई थी। हाँ वकार, आप सुबह खुद आ जाएंगे या मैं लेने आ जाऊं? वो हंसती नजरें रमना पर डालकर उसे देखने लगी।
मैं सुबह खुद ही आ जाऊंगा, अब तुम जाओ, वो जल्दी से बोला। योबा खुदाफिज कहकर चली गई। शाजी और राबिया रमना की शक्ल देख रही थीं, जो गुस्से की शिद्दत से कपकपा रही थी। उन्हें तो वकार की ढिठाई पर भी शदीद हैरत हो रही थी। इतनी जल्दी क्यों वापस भेज दिया है? अपनी चहीती को कुछ देर तो रुकने देते। रमना ने तैश के आलम में कहा। वो रुके या जाए तुम्हें कोई मतलब नहीं है। और तुम मुझे ये बताओ कि फोन पर क्या खराफात बकती रही थी, और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि योबा और रियाज फोन करते रहे थे? वो गर्जा तो राबिया और शाजी घबरा गईं। इसीलिए तो नहीं बताया कि मैंने कोई अहमियत ही नहीं दी, जरूरत ही नहीं समझी थी कि योबा जैसी घटिया लड़की के पैगाम तुम तक पहुंचाती। रमना ने भी दलेरी से जवाब दिया। घटिया योबा नहीं बल्कि तुम हो, जिसे घर आए मेहमान से बात करने की भी तमीज नहीं है। वो आग बबूला हो गया। ओहो, बहुत तकलीफ हुई है ना? मैंने तुम्हारी महबूबा को डांट दिया है। वो तंजिया मुस्कुराई। मिस्टर विकी, अगर मैं घटिया हूँ तो तुम कौन से बुलंद और अजीम इंसान हो जो दोस्त की बहन के साथ गुलछड़े उड़ाते फिर रहे हो? वो बेकाबू होकर बोली। रमना, तुम अपनी बकवास बंद करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो जारहाना अंदाज में आगे बढ़ा। उसकी आंखें चढ़ गई थीं। वकार, आज तो मेरी जुबान बंद नहीं कर सकोगे। मैं तुमसे जरूर पूछूंगी, बात पुरस करूंगी। तुम जो हमारे सामने नेकी और पारसाई का ढोंग रचाते रहे, जब कभी हम तुम्हारे सामने होटल जाने का नाम लेते थे तो तुम्हें तैश आ जाता था कि शरीफ लड़कियां होटलों में मारी मारी नहीं फिरती, क्लब नहीं जाती, लेकिन योबा को साथ लेकर होटल जाते हुए या क्लब अटेंड करते हुए तो तुम्हें शर्म नहीं आती होगी। रमना का वजूद लरज रहा था। देखो रमना, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ कि जुबान को लगाम दो। वो आगे बढ़ा तो शाजी ने घबरा कर रमना को पीछे खींचा, लेकिन वो भी जुनून के आलम में बाजू छुड़ाकर वकार के ऐन सामने जा खड़ी हुई। आज तो जो फैसला होना है हो जाए। देखूं तो वकार साहब कितने पानियों में हैं। हाँ बताओ, मेरी क्या क्या शिकायतें लगाई हैं योबा ने? रमना ने मुतालबा किया। तुमने योबा से क्यों कहा कि तुम मेरी मंगेतर हो, और ये कि अनकरीब हमारी शादी होने वाली है? वो दांत भेंचकर बोला। अच्छा, तो क्या झूठ कहा था मैंने? क्या तुम मेरे मंगेतर नहीं हो? क्या हमारी शादी नहीं होने वाली? वो उसकी आंखों में आंखें डालकर चैलेंज करने वाले अंदाज में बोली। तब वकार ने उसे गौर से देखा, फिर बड़ी जहरीली मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई। सच कह रहा हूँ मोहतरमा रमना अली, मैं आज से तुम अपने दिल से ये गलतफहमी खत्म कर दो कि मैं तुम जैसी बेहुदा और बेबाक लड़की से कभी शादी भी करूंगा। वो सर्द लहजे में बोला तो रमना का रंग एकदम सफेद पड़ गया। उसने शादी की कार से पुष्टिका ली और टुकर टुकर वकार की शक्ल तकने लगी। अल्लाह, किसी का लिहाज भी तो नहीं कर रहा था वो। तुम हवासों में आ जाओ वकार, क्या बकवास कर रहे हो? राबिया, जो कितनी देर से लफ्ज़ ये खामोश खड़ी थी, सुलग उठी। आज तो हद से गुजर गया था ये बदअदब और बेलिहाज लड़का। राबी, मैं बकवास नहीं कर रहा बल्कि सच कह रहा हूँ। मुझे रमना से शादी करके अपनी जिंदगी अजीरा नहीं करनी। मैं इनके नाज नखरे नहीं उठा सकता। इनके लिए तो साकिब ही बेहतर है, शरीके जिंदगी साबित होता। वैसे इस साकिब की किस्मत अच्छी थी जो यहाँ से चला गया, वरना ये तो इसे भी तिगनी का नाच नचा देती। वो वहशियाना अंदाज से बोला। कुछ अर्सा पहले तक तो तुम्हारे रमना के बारे में ये ख्यालात नहीं थे, अचानक इनकलाब कैसा? अब एकदम तुम्हें रमना में इतने ऐब, इतनी बुराइयां इकट्ठी क्यों नजर आने लगी हैं? राबिया थरथर कांप रही थी। वकार की बातें सुनकर उनका तो दिमाग माउफ हो रहा था। वकार भी तड़ तड़ उन्हें करारे जवाब दे रहा था। इसीलिए कि बचपन से लेकर जवानी तक हमारे बुजुर्गों ने हमारे दिमागों में जो सुनहरी बुत सजा दिए थे, कभी तो उनका तिलिस्म टूटना ही था। पहले मेरी जात का महबर रमना के गिर्द घूमता था, मैं किसी दूसरी लड़की के करीब नहीं गया था। तभी तो मुझे रमना दुनिया की बुलंद तरीन हस्ती लगती थी। लेकिन अब जबकि मैं इस खोल से बाहर निकला हूँ और दुनिया में बसने वाली दूसरी लड़कियों से रमना का मुआवजना किया, तो मुझे अंदाजा हुआ कि रमना में तो कोई खूबी नहीं है, वो तो बिल्कुल आम सी लड़की है। वकार अब ख्वाबनाक अंदाज से बोल रहा था। वकार, ये तुम नहीं बोल रहे, बल्कि योबा का जादू तुम्हारे सर चढ़कर बोल रहा है। तुम जिस लड़की की खातिर रमना की बेगर्ज मोहब्बत को कुचल रहे हो ना, वही लड़की तुम्हें तबाह कर देगी और फिर तुम्हें होश आएगा। तुम इस कदर बेवकूफ हो सकते हो, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। रमना ने लरसती आवाज में कहा। और रमना, वो तो गुमसुम एक मुर्दे की तरह एक बुत की मानित खड़ी थी। देखो राबिया बाजी, योबा मुझे बर्बाद करे या आबाद, मेरे लिए यही बहुत है कि इसका साकिब जैसे जलील मर्द से कोई वास्ता या ताल्लुक नहीं है। मुझे नफरत है उस शख्स से, मेरा बस चले तो मैं उसके टुकड़े कर दूं। वो मुठिया भेजकर बोला तो राबिया के चेहरे पर हकारत फैल गई। योबा का साकिब जैसे शरीफ इंसान से ताल्लुक हो ना हो, लेकिन जो उसके दर्जनों बॉयफ्रेंड्स हैं उनके बारे में तुम्हें कुछ इल्म है या नहीं? अगर पता नहीं है तो कभी डॉक्टर फरहत से जाकर पूछना, वो तुम्हें तफसीलन सब कुछ बता देंगी। राबिया ने कहा तो वो तिलमिला उठा। वो तो योबा पर कोई इल्जाम, कोई बहतान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। देखिए राबिया बाजी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। बेहतर तो यही है कि आप रमना की तरफदारी करते हुए
میرے سامنے یوبا کی کوئی برائی مت کریں ورنہ میں گستاخی پر مجبور ہو جاؤں گا۔ وقار نے رکھائی سے کہا۔ وہ تو آج بہت بدتمیز ہو رہا تھا اور تب رابعہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ تیش کے عالم میں آگے بڑھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ وقار کا منہ تھپڑوں سے سرخ کر دیں کہ ایک دم شازی اور رمنا نے ان کو پکڑ لیا۔ پلیز رابی، چلیے، اندر چلیے۔ رمنا نے لڑکھڑاتے ہوئے التجا کی تو رابعہ کچھ کہتے کہتے رک گئیں۔ ان کی نظر رمنا کے سفید پڑتے چہرے سے ٹکرائی۔ وہ جیسے بے ہوش ہونے کو تھی۔ اس کی مخدوش حالت دیکھ کر وہ گھبرا گئیں اور اسے سہارا دے کر کمرے میں لے آئیں۔ رمنا کے آنسو تو جیسے خشک ہو گئے تھے۔ وہ تھر تھراتی ہوئی پلنگ پر گر گئی، جسم یک بستہ ہو رہا تھا۔ ایاز جو رمنا کے صوفے پر لیٹا کتاب پڑھ رہا تھا گھبرا کر اٹھ گیا۔ شازی، رابی، کیا ہو گیا ہے رمنا کو؟ وہ اس کا بازو ہلاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ہائے ایاز! رابعہ بھائی کے سینے میں منہ چھپا کر بے تحاشا رونے لگیں۔ اب وہ اسے کیا بتاتی، کیسے وقار کی کہی ہوئی دل شکن باتیں دہراتی؟ ایاز تو سنتے ہی غصے سے دیوانہ ہو جاتا۔ پہلے ہی وہ وقار کی باتیں سن کر خار کھائے بیٹھا تھا۔ ایاز، آج وقار بھائی نے رمنا کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ پھر شازی نے رک رک کر ساری بات بتا دی۔ کمینہ، ذلیل آدمی! ایاز سلگ اٹھا۔ میں تو اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ مٹھیاں بھینج کر بولا۔ ایاز، خدا کے لیے تم پہلے رمنا کو دیکھو، اسے تو جیسے سکتہ ہو گیا ہے۔ شازی نے روتے ہوئے اشارہ کیا۔ رانی ہوش میں آؤ۔ لیکن وہ تو بت بنی بس تکتی رہی۔ رابعہ بھاگ کر گلوکوز لے آئی۔ ایاز نے رمنا کو اٹھا کر گلاس اس کے منہ سے لگایا تو وہ چپ چاپ پی گئی، پھر آنکھیں موند لیں۔ ہائے ایاز، میرے دل کو تو کچھ ہو رہا ہے۔ میں تو ارشد ماموں اور مومانی کو وقار کے کرتوت سنانے جا رہی ہوں۔ اب معاملہ حد سے بڑھ چکا ہے اور بہتر یہی ہے کہ بزرگوں سے کچھ چھپائے بغیر انہیں حقیقت سے آگاہ کر دیا جائے۔ وہ جانے لگی تو ایاز نے اسے پکڑ لیا۔ رابی پلیز ہوش کریں۔ ماموں جان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ رمنا کو اس حالت میں دیکھیں گے تو ان کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ رمنا کو بہت زیادہ ٹینشن ہے، میں اسے نیند کا انجیکشن لگائے دیتا ہوں۔ وہ بھاگتا ہوا نکل گیا۔ رانی، چندا، خدا کے لیے آنکھیں تو کھولو۔ شازی نے روتے ہوئے اسے ہلایا، لیکن وہ تو بے جان ہو رہی تھی۔ عزیز جان سہیلی کی مخدوش حالت دیکھ دیکھ کر شازی تو خود بھی ادم ہوئی جا رہی تھی۔ ہائے رابی، یہ تو بالکل ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ خدا کے لیے جلدی سے کسی ڈاکٹر کو بلوائیے نا۔ وہ بے تحاشا رونے لگی۔ اتنے میں گھبرائی ہوئی سمیرا ایاز کے ہمراہ اندر آ گئی۔ شاید اسے ایاز نے وہیں سب کچھ بتا دیا تھا۔ رمنا، میری پیاری بہن، خدا، وقار بھائی کو سمجھے، مجھے تو ان سے شدید نفرت ہو گئی ہے۔ وہ روتی ہوئی رمنا سے لپٹ گئی۔ ایاز نے اسے ہٹا کر رمنا کو انجیکشن لگا دیا۔ چند منٹ بعد وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ پھر سارا دن رمنا بے سود پڑی رہی۔ سبھی بے حد پریشان اور سہمے تھے۔ شازی تو رمنا کے سرہانے ہی بیٹھی تھی۔ رابی، رات کے 11 بج گئے ہیں۔ میں گھر امی کو فون کر کے انہیں بتا دیتی ہوں کہ آج رات میں یہیں رمنا کے پاس رہوں گی۔ میں اسے اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ شازی فون کرنے چلی گئی۔ سمیرا، تمہاری امی تو شاید صدمہ برداشت کر لیں گی، لیکن خود رمنا یہ دھچکا نہیں سہار سکے گی۔ وہ زندہ نہیں بچے گی۔ ہائے، دل چاہتا ہے اس ذلیل وقار کی گردن توڑ دوں۔ ایاز نے نفرت سے کہا تو سمیرا اسے بے بسی سے دیکھ کر رہ گئی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ بھائی کی طرفداری کرتی، ایاز سے الجھ پڑتی کہ وہ اس کے اکلوتے بھائی کے لیے ایسی بدشگونی کی بات کیوں کر رہا ہے، لیکن اب تو اس کے اپنے دل میں بھی بال آ گیا تھا۔ وقار نے تو حد کر دی تھی۔ کاش یہ جھگڑا ثاقب کے ڈھاکہ جانے سے پہلے ہو جاتا۔ کم از کم وہ یہاں ہوتا تو رمنا کو حوصلہ اور سہارا دینے کے لیے۔ اب پتہ نہیں تقدیر اسے زندہ واپس لاتی بھی ہے یا نہیں۔ شازی نے افسردہ ہو کر کہا۔ ہاں، کرنل شفیق بھی ثاقب کے لیے بہت فکر مند تھے۔ خدا بہتری کرے گا۔ رابی، سمیرا، تم لوگ غور سے میری بات سنو۔ ارشد ماموں کا بلڈ پریشر کچھ دنوں سے بہت ہائی ہے۔ پلیز تم لوگ ان کے سامنے وقار کا تذکرہ مت کرنا اور حتی الامکان کوشش یہی کرنا کہ رمنا ان کے سامنے ہی نہ جائے۔ ارشد ماموں ناشتے کے وقت رمنا کے متعلق ضرور پوچھیں گے۔ تم لوگ بہانہ بنانا کہ اسے سخت فلو ہے، اس وجہ سے ایاز نے اسے بستر سے نکلنے سے منع کر دیا ہے۔ ظاہر ہے زیادہ دیر تک تو یہ باتیں چھپی نہیں رہیں گی، لیکن میں چاہتا ہوں جب تک ارشد ماموں کی طبیعت ذرا سنبھل جائے، ورنہ غضب ہو جائے گا۔ ایاز نے انہیں سمجھایا۔ پھر وہ وہیں بیٹھ کر آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگے۔ وقار کے کمرے کی بتی جل رہی تھی۔ وہ بے چینی سے بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا۔ آج جو کچھ بھی ہوا تھا، جانے کیوں اس فیصلے سے وہ مطمئن اور خوش نہیں تھا۔ ایک پھانس سی سینے میں چبھی ہوئی تھی۔ آج تو اس نے کھلم کھلا رمنا کو ٹکرا دیا تھا، بچپن کے تمام حسین بندھن توڑ ڈالے تھے اور یوبا کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پھر بھی نہ جانے کیوں دل اور روح شاد کیوں نہیں؟ پھر وہ خوش کیوں نہیں ہے؟ یہ دل پہ بوجھ سا کیوں ہے؟ نہ جانے رمنا کا کیا حال ہوگا۔ اس نے یہ تو دیکھا تھا کہ ایاز بے حد گھبرایا ہوا اپنی دواؤں والا باکس اٹھائے رمنا کے کمرے میں جا رہا تھا۔ رابعہ اور شازی صبح سے اس کے کمرے میں تھیں اور باہر نہیں نکلی تھیں۔ وقار نے سر تھام لیا۔
मशरक़ी पाकिस्तान के बाद मगरबी पाकिस्तान भी जंग की लपेट में आ गया था। मुल्क में हंगामी हालात नाफिस हो गए थे। हर सू जंग की वहशतें नहूसतें फैल गई थीं। उजाले अंधेरों में बदल गए। घड़ी घड़ी दुश्मन के जहाज हमला करते तो ब्लैकआउट हो जाता। गर्ज ये कि अजीब सहमा सहमा घुटा हुआ माहौल था। दरो दीवार पर से वहशत और सोगवारी टपकती थी। लोग जोक दर जोक रेडियो के गिर्द इकट्ठे रहते और अखबारात पर झपट पड़ते। हर तरफ अजीब बेसकूनी और बेचैनी फैली थी। और जिन माओं के लाल, उनके जरी जवान फौजी बेटे और बहनों के दलेर वीर मैदान जंग में दुश्मनों के खिलाफ सफ़े आरा थे, उनके घरों में इबादतों दुआओं के सिलसिले जारी थे। ख़त्म कुरान, मिलाद शरीफ, यासीन शरीफ से ख़त्म हो रहे थे। ख़वातीन इकट्ठी होकर मुल्को कौम के लिए दुआएं करती। योबा की बहन खालदा के शोहर बशीर, जो फ़ौज में कर्नल थे, वो भी मादरे वतन की हिफाजत के लिए बॉर्डर पर जा चुके थे। लेकिन खालदा के मामूलात में कोई फ़र्क नहीं आया था। वही बेतुका घूमना फिरना था। अब भी दोनों बहनें मसरूफ़े गुफ्तगू थीं और वकार की गैर हाजिरी पर तबादला ख्याल हो रहा था। खालदा बाजी, कहीं आपने वकार साहब को ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं डांट फटकार दिया? 3-4 दिन हो गए हैं, उसने शक्ल भी नहीं दिखाई। वो हाथ में पकड़ा रिसाला कास्मू पर कैप्टन एक तरफ रखकर बोली, हाँ, उस रोज़ मैंने वकार की काफ़ी खिंचाई की थी। अब अगर उसने दोबारा शक्ल दिखाई, यहाँ आया, तो कोई हतमी फैसला करके ही आएगा। हाय योबा, वो तो साफ पहलू बचा रहा था। जब मैंने तुम्हारे रिश्ते की बात की तो कहने लगा। मैंने तो योबा को कभी उस नज़र से देखा ही नहीं, वो बालों में स्प्रे करती हुई बोली। फिर हर जाविये से खुद को आईने में देखने और जांचने लगी। योबा के चेहरे पर कबीदगी के आसार छा गए। वैसे बाजी, सच पूछें तो मुझे वकार कोई खास पसंद नहीं है। अजीब दकियानूसी, जाहिलों वाले उसके ख्यालात हैं। उसे मेरे स्लीवलेस लिबासों पर, लो नेक पर, मेरी सी थ्रू मैक्सी पर, क्लब जाने पर, रात गए ड्राइव करने पर, हर वक्त हर बात पर एतराज़ रहता है। बड़ी मुश्किल से उसे 2-4 बार कॉफ़ी पीने के लिए होटल ले जा सकती हूँ। और बातें, तौबा, इस कदर बोरियत से भरपूर करता है कि जी उब जाता है। वो उकताए हुए अंदाज से बोली, बाजी, उसे रोमांस करना, प्यार भरी बातें करना तो आता ही नहीं। बजाय इसके कि वो इजहार इश्क करे, मुझे मोहब्बत जतानी पड़ती है। हमारे मशवरे पर अमल करके घाटे में भी नहीं रहोगी तुम। वो तकय्युन भरे अंदाज से बोली। रियाज बता रहा था कि वकार के नाम 10-12 मुरब्बा हैं, कोठी, कार, बैंक बैलेंस है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो बहुत अहमक और बुद्धू है, और ऐसा शोहर कम अज कम तुम जैसी तेज तरार लड़की को बहुत सूट करता है। रह गई उसकी आदतें तो वो भी शादी के बाद ठीक हो जाएंगी। ईमान से देख लेना, खुद ही लिए लिए फिरेगा तुम्हें क्लब और होटलों में। मुझसे लिखवा लो तुम, वो पुरतकय्युन अंदाज में बोली। सच योबा, वकार की आदात को मैंने बहुत स्टडी किया है। वो इन मर्दों में से एक है जिन्हें कोई अक्लमंद औरत जरा सी अदाकारी करके अपने पीछे लगा सकती है। बस तुम उसके सामने अपनी बेपनाह चाहत का इजहार करो, खुद को कमजोर, बेबस और लाचार जाहिर करो। एक ऐसी लड़की जो उसके सहारे के बगैर एक कदम भी बाहर नहीं रख सकती, सहमी सहमी, खौफजदा, हिरनी जैसी। दरअसल वकार चाहता है कि वो ऐसी बेबस लड़की को अपनाए जो उसे दबी दबी, डरी डरी रहे, उसके सामने सर उठाने की जसारत ना करे। वो सख्त डरपोक हो और फिर वकार एक गैलेंट हीरो की तरह उसकी हिफाजत करे। वो लड़की इन्हें पनाहगाह, एक मजबूत किला समझे। वो हाथ फैला फैला कर एक्टिंग करते हुए बोल रही थी। फिर मिस्टर वकार को यही बातें तो रमना में मिलती नहीं हैं। जैसा कि तुम्हारी बातों से पता चलता है कि रमना इकलौती औलाद होने की वजह से निडर, बेबाक है और वकार की करकरी करके उसे उड़ा के रख देती है। तभी ये चिढ़ता है। बस योबा, अब तुम उसके सामने खूब अदाकारी करो। उसे ये एहसास दिलाओ कि तुम उसके बगैर खुद को महफूज नहीं समझती। तुम्हें तन्हा रहते हुए खौफ महसूस होता है। उसके बगैर तुम्हारा दिल नहीं लगता। तुम हर वक्त उसकी कमी महसूस करती हो। खालदा बाजी उसे नया सबक पढ़ाने और अपने तजर्बे सुनाने लगी। पता है योबा, तुम्हारे दुल्हा भाई यानी हमारे मियाँ बशीर साहब अभी तक मुझसे इतना डरते हैं। लोग समझते हैं, वो समझते हैं कि मैं एक मक्खी और चिक आ, 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 आ। पता है योबा, तुम्हारे दुल्हा भाई यानी हमारे मियाँ बशीर साहब अभी तक मुझे इतना डरपोक समझते हैं। वो समझते हैं कि मैं एक मक्खी और छिपकली से भी खौफजदा हो जाती हूँ, जबकि हकीकत ये है कि जब भी हम शिकार करने जाते थे और जब वो किसी शेर को निशाना बना रहे होते थे तो दूसरी तरफ से मैं पहले ही गोली दाग कर शेर का खात्मा कर देती थी और फिर चीख मारकर उनसे लिपट जाती थी और वो बौखला कर मुझे संभालने लगते जब तक शेर बेचारा ठंडा हो चुका होता था। बाद में बशीर छाती फुलाए फिरते थे कि शिकार उन्होंने किया है। ईमान से यहाँ ड्राइंग रूम में जितने शेर, चीते, हिरन की खालें और सर नजर आ रहे हैं ना, ये जानवर ज्यादातर मेरे हाथों हलाक हुए हैं। मैं तुम्हारे दुल्हा भाई से ज्यादा माहिर निशानेबाज हूँ। मिसिस खालदा बशीर ने बुलंद कहकहा लगाया और योबा भी हंसी से बेहाल हो रही थी। ओ माय गॉड,
توبہ باجی، آپ تو اسکرونی ایکٹنگ کرتی ہیں کہ یہ بیچارے دلہا بھائی تو بالکل بدھو ہیں۔ اس دن جب کرنل رحیم آئے ہوئے تھے اور آپ انہیں کافی کا کپ پکڑانے کے لیے اٹھیں اور سٹف کٹے ہوئے ریچھ کے پاس سے گزرتے ہوئے آپ نے کس قدر سہم کر اور چہرے پر خوف لا کر ریچھ کی طرف دیکھا تھا، اس وقت دلہا بھائی کس قدر خوش ہوئے تھے۔ کہنے لگے، بھائی رحیم، ہماری بیگم تو بہت ڈرپوک اور بزدل ہیں، مردہ جانوروں سے بھی اس طرح ڈرتی ہیں جیسے وہ ابھی زندہ ہو کر انہیں پکڑ لیں گے۔ اور پھر ایک دم انہوں نے پلٹ کر ہاؤ کر کے خوف زدہ کرنے کی کوشش کی تو وہ ہنسی۔ اس وقت آپ نے گھبرانے کی، چیخنے کی کیسی لاجواب اداکاری کی تھی کہ کرنل رحیم جیسا گھاک آدمی بھی آپ کی ہمت بڑھانے، آپ کی پیٹھ تھپکنے اور تسلیاں دینے لگا تھا۔ ارے ارے مسز بشیر، یہ تو صرف کھالے ہیں، ان میں تو بھوسا بھرا ہوا ہے۔ ویسے یہ اگر اصل میں بھی ہوتا تو ہمارے ہوتے ہوئے آپ کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ اللہ، وہ بیچارے کتنے متاثر ہو رہے تھے۔ یوبا اور خالدہ مردوں کی عقل پر بے تحاشا کہہ لگا رہی تھیں۔ دراصل نیرا بھوسا تو ان مردوں کے دماغ میں بھرا ہوتا ہے۔ وہ کھلکھلا رہی تھیں، دوہری ہوئی جا رہی تھیں، کاش کاش وقار کی جگہ کیپٹن ثاقب ہوتا تو میں خوشی سے دیوانی ہو جاتی۔ وہ حسرت بھرے لہجے میں بولی، ہائے باجی، آپ نے بھی میرے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر آپ کسی طرح ثاقب کو قابو کرتی، اسے میرے لیے پھنساتی تو میں ساری عمر آپ کے پاؤں دباتی، احسان مانتی۔ ہائے خدا جانے کہاں چلا گیا ہے وہ سنگ دل۔ ہزار بار دلہا بھائی سے کہا بھی کہ اس کی کھوج لگائیں، کچھ پتا کریں، لیکن انہوں نے کچھ نہ کیا۔ یوبا دل برداشتہ سی ہو کر بولی، واقعی اس لڑکے ثاقب کے ہاتھ سے نکلنے کا تو مجھے بھی بے حد رنج ہے۔ ویسے یوبا، تمہارے دلہا بھائی نے پچھلے دنوں مجھے بتایا تھا کہ ثاقب کو ڈھاکہ بھیج دیا گیا ہے اور اسے جس محاذ پر بھیجا گیا ہے وہاں سے اس کا زندہ واپس آ جانا ایک معجزہ ہی ہوگا۔ وہ آہستہ سے بولی، یوبا، یہ تو تمہیں پتہ ہی ہے کہ اس پاکستان کی حالت دگرگوں ہے۔ خالدہ بھی ثاقب کو یاد کرتے ہوئے تعصب سے بولی تو یوبا کا چہرہ اتر کر رہ گیا۔ وہ گھبرا کر بولی، ہیں کیا کہا؟ کیا ثاقب مشرقی پاکستان چلا گیا ہے؟ او نو! یوبا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ دلوں سے کھلونوں کی طرح کھیلنے والی لڑکی بھی ثاقب کو اونچا مقام دینے پر مجبور ہو گئی تھی اور اپنی یک طرفہ چاہت کا ماتم کر رہی تھی اور دل مسوس کر بیٹھی تھی۔ خالدہ باجی نے اسے بہلانا چاہا، او کم آن ہنی، ثاقب تو ویسے بھی تمہارا نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے کیپٹن نیازی نے بتایا تھا کہ ثاقب کسی لڑکی کو دل و جان سے چاہتا ہے اور اس لڑکی کے علاوہ دنیا کی کوئی بھی لڑکی اسے اپنی طرف راغب نہیں کر سکتی۔ اینی وے، اب تو تم اس بد نصیب کو مردہ ہی سمجھو۔ خالدہ نے یوبا کو اس طرح والہانہ انداز میں ثاقب کا تذکرہ کرتے اور روتے دیکھا تو وہ دنگ رہ گئیں۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ دل پھینک سی یوبا ثاقب کو چاہنے کے معاملے میں اس قدر آگے بڑھ جائے گی، اس قدر سنجیدہ ہو جائے گی۔ ہائے خدا نہ کرے، پلیز باجی، آپ اسے مردہ تو نہ کہیں۔ وہ جیسے تڑپ اٹھی تھی۔ مجھے یہ کہنے میں باک نہیں کہ ثاقب میری پہلی اور آخری محبت ہے، یہ باقی سب لڑکے تو دل بہلانے اور خانہ پوری کرنے والی باتیں ہیں۔ وہ دکھ سے بولی، جانے بھی دو یوبا، میں تمہیں ایسا نہیں سمجھتی تھی۔ وہ سنجیدہ ہو گئیں اور کچھ حیران سی بھی۔ باجی، میں بھی یہی سمجھتی تھی کہ میں ہر لڑکے سے فلرٹ تو ضرور کر سکتی ہوں، اپنا دل تو بہلا سکتی ہوں، لیکن کسی کو دل نہیں دے سکتی، کسی سے میرا مطلب ہے حقیقی محبت نہیں کر سکتی۔ لیکن جہاں تک کیپٹن ثاقب کا تعلق ہے، ان کو اپنانے کے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتی تھی۔ یوبا صوفے کی پشت پر سر ٹکائے آنکھیں موندے گمسم سی ہو گئی اور ماضی کی یادوں میں کھو سی گئی۔ خالدہ خاموشی سے اسے تکنے لگیں۔ کتنے ہی لمحے دبے پاؤں بیت گئے۔ ہیلو ایوری باڈی، ارے یہ خاموشی کیسی اور خلاف توقع، یہ یوبا کیوں مردوں کی طرح پڑی ہوئی ہے؟ ریاض وقار کے ساتھ اندر داخل ہو کر بولا تو یوبا خالدہ چونک کر اٹھیں اور سنبھلنے کی کوشش کی، پھر مصنوعی مسکراہٹ ہونٹوں پر پھیلا کر بولی، ہیلو وقار، ابھی تمہارا ہی ذکر خیر ہو رہا تھا، دیکھ لو یوبا تمہارے لیے کتنی پریشان ہو رہی ہے۔ خالدہ نے کہا تو یوبا کچھ جھنجھلا کر کھڑی ہو گئی اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ ثاقب کا تصور اسے بے چین کیے دے رہا تھا۔ اسے اس وقت وقار کی شکل دیکھتے ہوئے بھی کوفت ہو رہی تھی اور وہ کوئی ایکٹنگ کرنے کے موڈ میں بالکل نہیں تھی۔ جائے بھاڑ میں یہ احمق، بے شک میری اسے شادی ہو یا نہ ہو، میں تو اس وقت کسی قسم کا ڈرامہ کرنے کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں۔ وہ تیوری چڑھا کر بڑی، ارے یوبا، تم کہاں جا رہی ہو؟ ریاض نے حیران ہو کر پوچھا تو اس نے کاندھے جھٹک کر جواب دیا، میں ریسٹ کرنا چاہتی ہوں، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک دم اس کی آواز بھرا گئی اور وہ باہر نکل گئی۔ ریاض نے سوالیہ انداز سے خالدہ کی طرف دیکھا تو اس نے گردن ہلا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وقار، تم نے اگر یہاں نہیں آنا ہو تو کم از کم یوبا کو فون کر کے بتا دیا کرو، وہ تمہاری غیر حاضری سے پریشان ہو جاتی ہے، وہم میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ کہیں تم کسی حادثے کا شکار تو نہیں ہو گئے۔ رات بھر وہ سو نہیں پاتی، پھر تمہارے گھر فون کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی وہاں سے ڈھنگ کا جواب نہیں دیتا، اور تمہاری کزن رمنا نے تو شاید تہیا کر لیا ہے کہ وہ یوبا کی بے عزتی کرتی رہے گی۔
وہ جب بھی یوبا کی آواز سنتی تھی گالیاں دینے لگتی تھی۔ تنگ آ کر یوبا نے مجھ سے کہا، باجی آپ بات کریں، اور جب میں نے بات کی تو اس شیر دی بچی نے مجھے بھی خوب گالیوں سے نوازا۔ سچ وقار، میں تو محض تمہارے لحاظ سے خاموش رہی، ورنہ اس کا دماغ درست کر دیتی۔ وہ چلاکی سے بھڑکاتے ہوئے بولی تو وقار کے چہرے پر سوچ کے سائے بکھرنے لگے۔ یہ بھلا کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے؟ رمنا نے آپ لوگوں کو گالیاں دیں؟ وقار حیرانی سے بولا، پھر کچھ سوچنے لگا۔ خالدہ باجی، میرا خیال ہے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، کیونکہ رمنا تو 3-4 دن سے بالکل بھی ہوش پڑی ہے، اور رابعہ، سمیرہ ہر وقت اس کی پٹی کے ساتھ لگی بیٹھی رہتی ہیں۔ یقیناً آپ نے غلط نمبر ملایا ہوگا۔ وقار نے نہایت یقین سے کہا تو وہ گڑبڑا گئیں۔ وقار انہیں بغور دیکھ رہا تھا۔ او ہو، تو رمنا بیمار ہے؟ وہ داؤ ناکام ہوتے دیکھ کر کھسیانی ہو گئیں۔ ہاں، تو پھر تو یہی ہوا ہوگا، میں ہی غلط نمبر ملاتی رہی ہوں گی۔ ویسے رمنا کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ بات سنبھالنے کی کوشش کرنے لگیں۔ ہاں، وہ کافی بیمار ہے۔ اس دن یہاں سے جانے کے بعد میری رمنا سے لڑائی ہو گئی تھی۔ میں نے اسے بہت برا بھلا کہا، رشتہ توڑ دینے کی دھمکی دی، بس اسی صدمے سے اس پر سکتہ سا طاری ہو گیا ہے، پلنگ سے لگ گئی ہے۔ وہ نہ بولتی ہے نہ کھاتی پیتی ہے۔ وقار پریشانی سے بولا، اکلوتی لاڈلی اولاد کا یہی تو رونا ہوتا ہے۔ ذرا ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوئی نہیں اور وہ اٹواٹی کھٹواٹی لے کر پڑ گئیں۔ سچ وقار، اگر تمہاری اس لڑکی سے شادی ہو گئی تو تم ساری عمر منتیں، خوش آمدیں اور اس کے جوتے سیتے کرتے رہ جاؤ گے، وہ شاطرانہ انداز سے بولیں۔ لیکن وقار تو آج کچھ زیادہ ہی الجھا بیٹھا تھا، پپوٹے سوجے ہوئے تھے جیسے وہ کئی راتوں سے بے خواب رہا ہو۔ ریاض اور خالدہ نے جلدی سے ایک دوسرے کی صورت دیکھی، کہیں شکار پھندے سے نکلنے تو نہیں لگا۔ پھر ریاض نے اسے اشارہ کر کے کچھ سمجھایا تو وہ کھڑی ہو گئی۔ میں یوبا کو بلا کر لاتی ہوں، وہ تم سے ناراض ہے نا، تبھی یہاں سے چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد خالدہ یوبا کو سمجھا بجھا کر لے آئیں، لیکن اس کا موڈ سخت خراب تھا۔ خالدہ نے یوبا کو وقار کی طرف دھکیلا، لو بھائی، اب تم دونوں صلح کر لو، آؤ ریاض ہم ذرا کرنل رحیم سے ملائیں۔ وہ بھائی کے ساتھ وہاں سے ٹل گئیں۔ یوبا ذرا فاصلے پر صوفے کی بوجھ تھام کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وقار اس کی سمت بڑھا، یوبا تم ناراض ہو مجھ سے؟ وقار نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ ضبط نہ کر سکی، اشک اس کے رخسار بھگونے لگے۔ نہ جانے وہ آنسو ثاقب کو کھونے کے غم میں برس رہے تھے یا آنکھیں اپنی محرومی پر چھلک آئی تھیں۔ بہرحال اس وقت وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اور وقار کے دل میں رمنا کے لیے جو تھوڑا بہت تردد اور فکر تھا وہ بھی یوبا کے آنسوؤں کی روانی میں بہہ گیا۔